नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे 12 सितंबर का द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, इस एनालिसिस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का द हिंदू का एनालिसिस। दोस्तों देखिए, G20 की मीटिंग खत्म हो गई है और अब उसके फायदे इंडिया को मिलना चालू हो गया है। इसी फायदे में से सबसे बड़ा फायदा जो भी हमारे देश को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जिसे हम चाइना वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। इसी तरह से इंडिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर अब आया है G20 के बाद। और इसमें इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज से, और जो भी समुद्री एरिया हैं यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज में और यूरोप में, वहाँ से अपनी कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। कैसे करेगा ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है, कौन कौन सी कंट्री इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो कंट्रीज हैं दोस्तों, इंडिया जाहिर सी बात है, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस। इतने लोग मिलके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये इस कॉरिडोर को बनाने में, इसमें जो भी फंडिंग होगी और इसमें जो भी चीज़ें होंगी, उसमें ये सारे कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए इसका पर्पस और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए, ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट है वो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए पहल देखी जा रही है इंडिया की तरफ से, जिससे इंडिया वेस्ट एशिया और यूरोप एक इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। एक ट्रेड रूट इन्हें मिल जाएगा। उस ट्रेड रूट से ये जो भी ट्रेड्स हैं अपने, चाहे वो गैस पाइपलाइन में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, वो सारी चीज़ें इस रूट के माध्यम से, एक फिक्स रूट के माध्यम से कर दी जाएगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सऊदी अरेबिया आ गया है। सऊदी अरेबिया की दोस्तों स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी ऐसी है कि इसका किसी भी इस तरह के वेस्ट एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया का रहना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी लोकेशन हमें, इसका जो वास्ट लोकेशन है उसके थ्रू किसी भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस कंट्री का होना उसमें ज़रूरी है। ये हम इसके मैप में आगे देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। जो पार्टनरशिप है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये इसका एक पार्ट है। PGII क्या है दोस्तों? ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है G7 नेशंस का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। तो जो इंडिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको PGII द्वारा फंडिंग दी मिलेगी, जिससे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और इसमें फंडिंग कोई दिक्कत ना हो। तो PGII इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासकर G7 कंट्रीज, वो काउंटर करना चाहती थी। और इसके जवाब में ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, जो कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता और उससे बढ़िया विकल्प देता दुनिया को एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने देखा ही है दोस्तों। जो मैं आपको इंडिया वेस्ट एशिया की कनेक्टिविटी रूट्स बताऊंगा, चाइना वेस्ट एशिया की कनेक्टिविटी रूट भी लगभग सेम ही है। बस ये जो इंडिया वेस्ट एशिया कनेक्टिविटी रूट है वो इंडिया से होकर निकलती है, और चाइना वाली जो है वो चाइना से होकर निकलती है। बस इतना ही अंतर है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या हैं दोस्तों इंडिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर के। दोस्तों सबसे पहले इसमें रेल लिंक्स है, रेल लिंक डेवलप किए जाएंगे। जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं उसमें जो मेन लैंड है उसमें एक रेल लिंक डेवलप किया जाएगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से एक नोड से दूसरे नोड तक हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी केबल की व्यवस्था होगी, उसमें केबलिंग होगी, जिससे कि नॉन स्टॉप जो बिजली है वो इस कॉरिडोर को मिलेगी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और आसान होगा। हाइड्रोजन पाइपलाइन की दोस्तों व्यवस्था की जाएगी, जिससे हाइड्रोजन जो फ्यूल्स है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और हाई स्पीड डेटा केबल होगी जो डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। दोस्तों यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेन रेन, इन्होंने कहा है कि ये एक ग्रीन और डिजिटल ब्रिज है। मतलब ये इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, टोटली ग्रीन रहेगा, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये यूटिलाइजेशन बहुत करेगा। और इस प्रोजेक्ट का देखिए दोस्तों रीज़न क्या है, क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये देखिए 3 मुख्य वजह हैं। किसने बताया है? जो जॉन फाइनर ने बताया है, जो प्रेसिडेंट बाइडेन के
प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने 3 की रीज़न्स बताए हैं। एक, इस एरिया में इंक्रीज़ प्रॉस्पेरिटी की वजह से, मतलब ये जो आपका चैनल है, ये जो कॉरिडोर है, ये पूरे वेस्ट एशिया, इंडिया और ये यूरोपियन यूनियन में प्रॉस्पेरिटी लाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इस कॉरिडोर के माध्यम से आसान हो जाएगा, इंडिया से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आएगी। फिर इन रीजनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, खासकर इंडिया वेस्ट एशिया के जो रीजन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से होगा और इससे स्टेबल रहेगा। जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है दोस्तों, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, ये वेस्ट एशियन नेशंस में दोस्तों काफ़ी इनस्टेबिलिटी है टेररिज्म के वजह से, और वहाँ पे सिविल रिवॉल्ट्स होते रहते हैं। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी आएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है और ये नॉन कोएर्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो उसको कोर्सिव माना जाता है। कोर्सिव इसलिए माना जाता है कि चाइना ने इस इनिशिएटिव को इंडिया को सर्कल करने के लिए बनाया है, और यूएसए के जो पार्टनर्स हैं वेस्ट एशिया नेशन में, उनको अपने तरफ अपने पाले में करने के लिए एक लुक्रेटिव ये इनिशिएटिव चाइना ने दिया है। तो इसी के रिप्लाई में, इसी को अगेंस्ट करने के लिए ये जो इंडिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया गया है। तो ये किसी भी कोएर्शन से बचने के लिए, किसी भी कोएर्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसका मैप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंडिया के गुजरात से होते हुए ये सऊदी अरेबिया मेनलैंड में रेल के थ्रू होते हुए फिर यूएई से मेडिटेरेनियन सी में जाएगा, मेडिटेरेनियन सी से इटली के बाद यूरोप में ये एंटर करेगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा इसका पाथ है, जो आप इस मैप से समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। दोस्तों, चाइना का यहाँ से शुरू होता है और फिर ये पाकिस्तान से होते हुए ये सेम रूट फॉलो करता है। चाइना का यहाँ से शुरू होते हुए पाकिस्तान में होते हुए सेम रूट फॉलो करता है। ये देखिए, यहाँ से चाइना का शुरू होते हुए ये सेम रूट फॉलो करता है और इंडिया का यहाँ से जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस पर अंतर समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एडिटोरियल निकला है और उसमें फूड इनसिक्योरिटी के बारे में जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक नज़र, फूड इनसिक्योरिटी का क्या स्टेटस है इंडिया में। देखिए, ऑथर के हिसाब से जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। डेफिनेटली हम लोग भी देख रहे हैं कि फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये कब से शुरू हुआ? ये 2019 से शुरू हुआ है और ये अप ट्रेंड में ही है, ये डाउन नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। और 2023 में ये काफ़ी हाई था, मतलब जुलाई में देखें तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो 11% से ज़्यादा हो गया था। और जो काफ़ी जब इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से जो काफ़ी सेक्शन है हमारे पॉपुलेशन के, वो न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं। और एफ की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2021 में हमारे देश में 74% जो पॉपुलेशन थी वो हेल्दी डाइट नहीं ले पा रही थी, जो कि विच इज़ अमाउंटिंग टू 1 बिलियन पीपल, मतलब 1 करोड़ पीपल लगभग जो है, 10 करोड़ पीपल लोग जो हैं वो लगभग ये नहीं ले पा रहे थे। 74% पॉपुलेशन इनके हिसाब से हेल्दी डाइट ये नहीं ले पा रही। तो दोस्तों, ऐसा एफएओ कहती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एफएओ के जो डेटा है उससे उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, और हमारे गवर्नमेंट की अलग डेटा है जो इस बात से इनकार करती है। और इसके लिए जो ऑथर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो मुंबई में थाली का दाम है वो 65% बढ़ गया है, जबकि वहाँ के जो वेज लेबर्स हैं उनका सिर्फ 38%, मतलब 28% से 38%, जो 28% और 38% जो उनका वेज है वो बढ़ा है। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। तो इनका कहना है कि इस हिसाब से ये न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और इससे जो है फूड कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब दाम बढ़ेगा फूड का तो फूड कंजम्पशन पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कम होगा। अब देखिए दोस्तों, फूड अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए ये ऑथर कह रहे हैं कि इसका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो फूड अफोर्डेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए, और जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हमारी ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, वो अभी तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इनफेक्टिव रही हैं। तो इस पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें जो सप्लाई साइड इंटरवेंशन है, मतलब जो सप्लाई है फूड का मार्केट में, उसको और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और लोगों को
अफोर्डेबल फूड कम दाम में मिले। और इन्होंने कहा है कि हमें अपने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारा जो प्रीवियस ग्रीन रेवोल्यूशन था 1960 के टाइम में जो आया था, वो फूड सप्लाई और फूड प्रोडक्शन पे ध्यान देता था और उसने बखूबी इसको बढ़ाया। लेकिन अब इनकी बात ये अब ये कह रहे हैं कि जो सेकंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हमारे देश में आना चाहिए, वो फूड कॉस्ट पे उसको उसको उसका उसका आधार फूड कॉस्ट होना चाहिए। और वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ये सुनिश्चित करे कि हमारे देश में फूड कॉस्ट जो है वो कम हो और सभी पॉपुलेशन को न्यूट्रिशियस फूड मिले। और ये कैसे होगा दोस्तों? बाय एक्सपेंडिंग इरिगेशन, ईजिंग लैंड लीजिंग रेस्ट्रिक्शन, रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर रिसर्च और रीइंस्टेटिंग एक्सटेंशन सर्विसेज। और इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन भी हमारे देश में करना होगा बाई पल्सेस। मतलब पल्सेस का जो प्रोडक्शन है, हालांकि हमारा देश जो है वो पल्सेस के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है, कंजम्पशन में भी नंबर 1 है। लेकिन पल्सेस के प्रोडक्शन को और बढ़ा के हमारे पॉपुलेशन में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने से ही यहाँ का जो न्यूट्रिशियस पोषक तत्व है वो सक्सेसफुल होगा और हमारे देश में जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है फूड की वो बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें स्टेट्स का भी रोल है। स्टेट्स भी इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में काम कर सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो एग्रीकल्चर का को बूस्ट करना स्टेट्स का काम बनता है। और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसके लिए उनको स्टेट्स को एफिशिएंटली अप्लाई करना चाहिए, ताकि फूड सिक्योरिटी जो है और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों हमारे देश में लोगों को मिल सके। अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक स्लोडाउन, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करते हैं। सबको देखिए, चाइना के बारे में सबको मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है। लेकिन हाल ही में यहाँ स्लोडाउन चल रहा है, तो क्यों चल रहा है ये लोगों को नहीं पता है। तो इसके वजह देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि जो इसकी स्लोइंग इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई है। और खासकर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत झटका लगा है, उसको बूस्ट करने की बात वहाँ की सरकार कर रही है। और अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? वो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, वहाँ डिफ्लेशन हो रहा है, बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और रियल एस्टेट सेक्टर उसका बहुत ट्रबल्ड है। मतलब वहाँ वहाँ घर तो बहुत बने हुए हैं लेकिन बिक नहीं रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। और चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है, वो सिर्फ 0.8% था। और जो एनुअल ग्रोथ उसकी प्रोजेक्ट की जा रही है वो सिर्फ 3% की जा रही है। यही कंट्री है दोस्तों कि ये 10% का इकोनॉमिक ग्रोथ आज के 10 साल पहले रजिस्टर करती थी, लेकिन आज देखिए क्या हाल है कि वो 3% ग्रोथ भी बहुत मुश्किल से कर पा रही है। थोड़े साइन ऑफ रिकवरी वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि जो इसका रियल एस्टेट सेक्टर है वो थोड़ा ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी वो इतना नहीं है कि ये इकोनॉमिक स्लोडाउन को बूस्ट को कंटेन कर सके और वहाँ इकोनॉमिक को ग्रो कर सके। और दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि जो चाइना है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। देखिए, हमारे देश में और चाइना में क्या अंतर है? देखिए, चाइना जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और इंडिया जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ की हमारे देश की जो जनता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे देश में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कंज्यूम कर लेती है। इसीलिए हमारे देश में जो बाहर की जो शॉक्स होते हैं, इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं, उनका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन चाइना में इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। वो इम्पोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसी से वहाँ पे काफ़ी रेवेन्यू भी आता है, इसका फॉरेक्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। तो जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन महसूस करेगी। और यहाँ पे डिफ्लेशन भी दोस्तों देखा गया है। वो 2 साल में पहली बार यहाँ डिफ्लेशन देखा गया है, और कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं वो 0.3% पे फॉल कर गए हैं। और रिकॉर्ड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे है दोस्तों। का मतलब 21% अनएम्प्लॉयमेंट जून में देखा गया था। और डेप्थ एक्यूमुलेशन, देखिए चाइना जो है वो डेप्थ, मतलब वहाँ की जो कंपनीज हैं वो डेप्थ लेके फिर इन्वेस्टमेंट करती हैं अपना, फिर इन्वेस्टमेंट के बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके फिर जो फॉरेस्ट कमाते हैं उससे ये डेप्थ बढ़ते हैं। तो जब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है तो ये जो डेप्थ है दोस्तों ये बढ़ा है और एक्सपोर्ट घटा है। तो इसकी वजह से जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उन पर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहे हैं? इकोनॉमिक मॉडल शिफ्ट, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये डेप्थ फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है। उसकी वजह से जो कंपनीज हैं, जब स्लो डाउन हुआ तो उनके ऊपर डेप्थ और एक्यूमुलेट कर गया।
जो डेंग जियोपिंग थे वहाँ के जो 1917 में उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो सप्लाई ड्रिवन ग्रोथ है, मतलब कि उन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्शन जो था वो सप्लाई चेन में लाने की बात कही थी, जिससे कि वहाँ की पब्लिक और जो एक्सपोर्ट्स है दोनों में सहायता मिली, जो बहुत ही सक्सेसफुल इकोनॉमिक रिफॉर्म था। लेकिन आज जो है वहाँ की पब्लिक को कम सप्लाई करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ग्रोथ है उस पे चाइना का जो मॉडल है वो चल रहा है, और यहाँ का जो ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट में से दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा कंजम्पशन करता है। तो इसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंजम्पशन होगा तो ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंज्यूम होगा। अगर ये कंजम्पशन नहीं होगा, ये कम होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो आइडियल हो सकता है, वो हो सकता है कंज्यूम ना हो और आपको प्रॉफिट ना दे, डिप्रिसिएशन में चला जाए। तो इंडिया में देखिए कंजम्पशन वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट वाला कम है। हालांकि अब इसके बीच में बैलेंस बन रहा है, लेकिन चाइना में क्या है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो अब जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और स्लो डाउन हो रहा है और कंजम्पशन कम है, तो ये जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर रिटर्न नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को चाइना में मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% जीडीपी अकाउंट करता है और कंजम्पशन सिर्फ 34% अकाउंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कितना ज़्यादा रोल है। हालांकि ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसका और कंजम्पशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से दोस्तों डेब्ट एक्यूमुलेशन हो गया है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनियों को हो नहीं रहा है। तो लगभग 300% ऑफ जीडीपी डेब्ट एक्यूमुलेशन चाइना में हो गया है। और इसके अलावा जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस से, कुछ यूएस ने पॉलिसी अडॉप्ट की है, जैसे डी रिस्किंग, चाइना+1, जिससे वो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स, चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनकी एंट्री यूएसए और अन्य यूरोपियन मार्केट में मुश्किल कर दे रहा है। उसकी वजह से भी चाइना को काफ़ी झटका देखने को मिल रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर में दोस्तों चाइना काफ़ी परेशान है। उसका 29% जो जीडीपी है वो रियल इस्टेट से है, लेकिन वहाँ भी डेब्ट क्राइसिस चल रहा है। और वहाँ की जो दो सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं, एवरग्रांडे वो डिफ़ॉल्ट कर गई है, और कंट्री गार्डन, ये दोनों कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ के रियल इस्टेट सेक्टर में एकदम टर्मोइल चल रहा है। इसका काफ़ी ग्लोबल इम्पैक्ट भी है दोस्तों। ये 40% जो वर्ल्ड ग्रोथ पे चाइना का कब्जा है वो अब डिक्लाइन हो रहा है। तो जब डिक्लाइन हो रहा है तो वर्ल्ड ग्रोथ भी दोस्तों जाहिर सी बात है डिक्लाइन होगी, और इससे ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो चाइना में इन्वेस्ट करके रखे हैं, इन्वेस्टमेंट चाइना है, चाइना ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो अब उसकी वजह से जब स्लो डाउन चल रहा है तो उन इकोनॉमीज़ पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों ग्रेशम्स लॉ की बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हिंदू में आर्टिकल निकला है, और ग्रेशम्स लॉ, तो ये बहुत चांस है कि यूपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्या है ये लॉ, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेशम्स लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो जो चीप मनी है इकोनॉमी में, वो गवर्नमेंट की कुछ फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जो चीप मनी होती है, जो लोकल करेंसी होती है, वो अच्छे पैसे यानी डॉलर को इकोनॉमी से बाहर निकाल देती है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जब डॉलर इकोनॉमी से बाहर निकल जाएगा तो डॉलर को लोग ब्लैक मार्केट में हाई रेट पे खरीदना चालू करेंगे, और जो चीप करेंसी है, लोकल करेंसी है, उस पे लोगों का जो भरोसा है वो उठता जाएगा। तो इससे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, और यहाँ की जो करेंसी है वो गुड फॉर नथिंग हो जाती है, जिस पे से जो लोगों को जिस पे लोग एकदम भरोसा नहीं करते, तो वो या तो डॉलर पे भरोसा करते हैं, वो डॉलर को हाई रेट में खरीदेंगे इसी करेंसी को यूज़ करके, या तो फिर वो डॉलर की इनअवेलेबिलिटी में बार्टर सिस्टम पे आ जाते हैं। तो ये ग्रेशम्स लॉ कहता है। और दोस्तों इस आर्टिकल में मार्केट एक्सचेंज रेंज की बात भी की गई है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। देखिए जैसे कहा गया है कि मार्केट एक्सचेंज रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, जब करेंसी की सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, तब मार्केट जो एक्सचेंज रेट है वो काम में आता है। अगर करेंसी के एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया जाए गवर्नमेंट्स द्वारा, तो मार्केट एक्सचेंज रेट का कोई रोल नहीं होता, वो फिक्स एक्सचेंज रेट के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ ये मार्केट एक्सचेंज रेट में कहा गया है कि अगर करेंसी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और करेंसी सप्लाई जब घटेगी तो उसकी प्राइस घटेगी। मार्केट की बात हो रही है दोस्तों, ये इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। और एट द सेम टाइम जब करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी तो उसकी प्राइस राइज होगी। डेफिनेट सी बात है, जब करेंसी जब कम होती है इकोनॉमी में तो उसका प्राइस उसका बढ़ जाता है, और
जब करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस फॉल होगी, मतलब करेंसी इकोनॉमी में ज़्यादा है तो उसकी प्राइस फॉल होगी। अगर गवर्नमेंट करेंसी प्राइस फिक्स करती है दोस्तों, तो अगर मार्केट रेट से अगर कम फिक्स करती है तो उस करेंसी की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे मान लीजिए मार्केट रेट में अगर रुपए का दाम है $90 और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया $60, तो दोस्तों ये रुपया मजबूत हो गया, इसकी डिमांड बढ़ने लगती है और ये मार्केट से धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये रुपया जो है को शॉर्ट कर देगा, मतलब उस मार्केट में रुपया बचेगा नहीं, कम रुपए रहेंगे। और लोग, इससे क्या होता है दोस्तों, लोग फिर जाते हैं डॉलर की तरफ, जब रुपया ही नहीं है तो वो डॉलर लेंगे। तो इसी से ग्रीशम्स लॉ का ओरिजिन हुआ। ग्रीशम कौन थे? ये एक इंग्लिश फिनेंशियर थे जो कि इंग्लिश मोनार्की को फिनेंशियल मैटर में अपना एडवाइस देते थे। और उन्होंने कहा कि जब भी कमोडिटी प्राइस को, कि वो कमोडिटी की बात करते थे, ये पैसे की बात नहीं करते थे, कमोडिटी की बात करते थे। वो कहते थे जब भी कमोडिटी प्राइस को आर्टिफिशियली मार्केट रेट से कम फिक्स किया जाता है, वो उस कमोडिटी को डिसअपियर कर सकता है मार्केट से। जैसे मान लीजिए अभी दोस्तों कार्स हैं, कार्स का अगर किसी कार की दाम 10 लाख है, उसको अगर आर्टिफिशियली 5 लाख कर दिया जाए तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और जो फिक्स नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर हुई है वो मार्केट से गायब हो जाएंगी। तो यही ग्रीशम लॉ कहता है। और फिर इसी को कमोडिटी मनी पे अप्लाई किया गया और ये कहा गया कि जब भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया और जब कहा कि जब भी गवर्नमेंट जो अपनी करेंसी है उसको एक मार्केट रेट से जब कम पे फिक्स करती है तो वो जो करेंसी है वो मार्केट से गायब हो जाती है और लोग जो है, जो स्टैंडर्ड करेंसी होती है, गुड करेंसी होती है, उसकी तरफ जाना चालू कर देते हैं। और यही इसी वजह से चाइना में, अरे श्रीलंका में क्राइसिस आया और श्रीलंकन जो सेंट्रल बैंक थी उसने श्रीलंकन रुपीज़ को डॉलर से कम फिक्स कर दिया, कम रेट पे फिक्स किया, जिसकी वजह से रुपी वहाँ से डिसअपीयर होने लगा और डॉलर की तरफ लोग जाने लगे, डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, जिससे कि श्रीलंकन रुपीज़ में लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा और इसकी वजह से एक 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 क्या कहते हैं, एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से श्रीलंका में बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी ग्रेशम्स लॉ की। इसी में एक है थियर्स लॉ। थियर्स लॉ की बात की जाए तो थियर्स लॉ कहता है कि गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड। इसका मतलब कि फ्री एक्सचेंज रेट में जो करेंसी अच्छा परफॉर्म करती है, स्ट्रांग होती है, वो जो बैड करेंसी है उसको हटा देती है मार्केट से। जैसे अगर इंडिया में ही फ्री करेंसी रेट कर दी जाए, वर्ल्ड में, दुनिया में हर जगह फ्री करेंसी रेट कर दिया जाए कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ना हो करेंसी मैनिपुलेट करने में, तो डॉलर जो है वो हर जगह से वहाँ की करेंसीज को, जो डेवलपिंग नेशन है, वो बाहर कर देगा और उन कंट्रीज में डॉलर चले जाएगा। बस थियर्स लॉ यही कहता है। तो इसमें देखिए क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी अब आजकल इसको गुड करेंसी माना जा रहा है। वो जो ट्रेडिशनल करेंसीज हैं कंट्री की, उनको ड्राइव कर रहा है मार्केट से और लोग अब क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत हाई है। हालांकि इसमें रिस्क भी है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी बहुत मास स्केल पे यूज़ किया जा रहा है, ऐसा ये लॉ कह रही है और ऐसा सच में भी हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।